नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों को। इसके पहले हम लोगों ने उनके कुछ आधारों को सीख लिया है, तो इस टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे उनके योग, अंतर, गुणा आदि पर आधारित प्रश्नों को, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। अब हम देखेंगे पहला प्रश्न। दो संख्याओं का लस है, इनके मस का 40 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440 है तो उनका मस ज्ञात कीजिए। तो लस है इनके मस का 40 गुना, मस का 40 गुना है। जो इनका लस है वो मस का कितना गुना है? 40 गुना है। इनका गुणनफल 1440 है। इनका गुणनफल 1440 है। तो हम जानते हैं लस गुणे मस से बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल के। तो मस बराबर x, लस बराबर 40x, क्योंकि यह कितना गुना है? 40 गुना है। तो बराबर गुणनफल के 40x गुणे x बराबर 1440 के। तो x स्क्वायर बराबर 1440 बटे 40 का हम भाग कर देंगे। तो 4 3 12, 2 24, 4 6 24, x स्क्वायर बराबर 36 के। तो x बराबर 6 के। ठीक, तो हमारा मैथ से हो जाएगा 36। हाँ, हमारा मैथ से हो जाएगा, हाँ, x स्क्वायर बराबर 36, तो मैथ से हो जाएगा 6। अगला प्रश्न देखेंगे। दो अंकों की संख्याओं का गुणनफल 2160 है। उनका लस है अर्थात एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक 180 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब संख्याएं ज्ञात कीजिए। कभी कभी हम विकल्प से भी प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर लेते हैं, क्योंकि मानने पर परीक्षा में जब हम कोई अंक मानते हैं या कुछ भी मानते हैं तो उसको हल करने में टाइम लगता है। तो हम क्या करते हैं, विकल्प के अनुसार उसको सही कर लेते हैं। चलिए देखते हैं पहले। तो गुणनफल 2160 है। और उनका लस है 100, लस है 180 है। तो संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? एक ही याद रखिएगा, जो भी संख्या होती है, तो जैसे मान लीजिए यदि 12 है और 24 है, 12 है और 24 है, तो जो मस संख्या यदि 12 और 24 हो जाए तो जो मस होगा वह 12 से बड़ा नहीं हो सकता, अर्थात 12 भी हो सकता है। ठीक, तो हम इसको इस तरह से मान लेंगे। लस है गुणे मस है बराबर 2160 के। तो लस दिया है 180 गुणे मस को हम x मान लेंगे बराबर 2160 के। अब हम देखेंगे x बराबर, तो 18, 1 18, 3 18 दूना 36, 12। तो x बराबर आ गया 12। अब x बराबर 12 आ गया। तो कह रहा है संख्याएं क्या हो सकती हैं? तो x का मान 12 आ गया, अर्थात मस क्या आ गया? 12 आ गया। तो हमको विकल्प के अनुसार देखना है कौन सी संख्याएं हैं जो 12 से भाज्य है, क्योंकि हमेशा जो भी संख्याएं होंगी वो 12 से भाज्य होंगी, तभी हम लस और मस पता कर पाते हैं। तो 72 और 30, तो 72 30, 72 तो कटेगा 12 से, 30 कटेगा नहीं, हमारा विकल्प होगा नहीं। 36 और 60, तो 12 3 36, 12 5 60 कट गया, अर्थात हमारा विकल्प 36 और 60 हो जाएगा। अगला विकल्प है 45 और 48, ये भी भाज्य नहीं है 12 से। अगला है 54 और 30, 54 तो भाज्य है लेकिन 30 भाज्य नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 36 और 60। वो संख्या 36 और 60 हैं जिनका मस हो जाएगा 12 और लेस हो जाएगा 180। अब इसको हम हल करेंगे
तो भी उत्तर वही आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दो संख्याओं का उच्चतम समापवर्तक 12 है, अर्थात महत्तम समापवर्त की बात कह रहा है, उनके बीच का अंतर भी 12 है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब मैसे भी 12 है और अंतर भी 12 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात अगर हम 12 और 24 मान लें तो देख रहे हैं यहाँ अंतर भी 12 हो जा रहा है, और इनका यदि हम मैं से निकालेंगे तो मैं से भी कितना आएगा, 12 आएगा। लेकिन हमको विकल्पों के अनुसार देखना है कि वह कौन सी संख्या हो सकती है। तो 66 और 78, 94 106, 70 82, 84 96। अब आपको ऐसी संख्या देखना है अंतर भी 12 का हो और उच्चतम समापवर्त अर्थात महत्तम समापवर्त भी 12 हो। अब हम देख रहे हैं अंतर तो 12 का है, लेकिन 12 ये मैं से नहीं होगा, क्योंकि ये संख्याएं 12 से भाज्य नहीं होंगी। यहाँ देख रहे हैं ये भी 12 से भाज्य नहीं होगी, यहाँ देख रहे हैं ये भी 12 से भाज्य नहीं होगी। ये 12 7 84, 12 8 96। और इसका हम अंतर निकालेंगे तो अंतर भी 12 हो जाएगा और संख्याएं भी। तो हम देखेंगे 84 और 96 हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये संख्याएं 12 से दोनों भाज्य हैं। तो 12 हमारा मैं से हो गया और इनका अंतर भी 12 हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, दो नंबर 6:13 के अनुपात में है, उनका लय से 468 है, तो उनका मैं से क्या होगा, अर्थात उनका महत्तम समापवर्त क्या होगा। नंबर अर्थात संख्याओं को 6:13 में दे दिया और उनका लय से 468 है, लय से 468 है, तो उनका मैं से क्या होगा। तो हम जानते हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर लय से गुणे मैं से, तो इसको 6x मान लेंगे, इसको 13x मान लेंगे। तो 468 गुणे x बराबर 6x गुणे 13x। अब एक x से कट जाएगा, अब हम इससे काट देंगे 13 से। 13 3 39, बच गया 7 78, 13 6 78। अब 6 6 के 36, तो x बराबर 6 के। अब x बराबर 6 हो गया, तो 6 6 के 36 ये हो जाएगा और 13 6 78, 78 हमारा ये हो जाएगा। तो हमारा मैं से x बराबर 6 हो जाएगा। तो 36 और 78 इसका मैं से पता करेंगे तो मैं से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मैं से पता करने के लिए किसी बड़ी संख्या में छोटी संख्या का हम भाग कर देते हैं। तो 36 दूना 72, बच गया 6, फिर 36 को यहाँ रख देंगे तो 6 6 के 36 पूरा कट गया, तो हमको मैं से क्या मिल जाएगा, 6। तो हमारा उत्तर आ गया 6। अब एक प्रश्न आप हल करके कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइएगा। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, अनुपात 3:4 दिया गया है, उनका लय से 240 है, लय से 240 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, आपको संख्या बताना है। तो छोटी संख्या क्या होगी, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइएगा। अनुपात 3:4 है और उनका लय से 204 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइएगा।
अगला, यदि इसी प्रकार से लस है और मैं से निकालना हो और संख्याएं यदि घात में हो तो थोड़ा हम उसको समझ लेंगे कि उसको हम कैसे हल कर सकते हैं। 4 पर 5 की घात, 4 पर 8 की घात, 4 पर 12 की घात और 4 पर 7 की घात। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसी संख्याएं हों और यदि लय से निकालना हो या मैं से निकालना हो, अर्थात लघुत्तम समापवर्त पता करना हो या महत्तम समापवर्त पता करना हो, तो जब हमको लघुत्तम समापवर्त पता करना होता है तो जो सबसे बड़ी घात वाला संख्या होती है वही हमारा उत्तर हो जाता है। इसमें देख रहे हैं सबसे बड़ी घात है 4 पर 12, तो 4 पर 12 का घात हमारा लय से हो जाएगा। और जब मैं से पूछेगा तो इनमें जो सबसे बड़ी घात, सबसे छोटी घात होती है वही हो जाता है हमारा मैं से। तो 4 पर 5 की घात क्या हो जाएगा हमारा मैं से हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न हो तो लय से निकालने के लिए सबसे बड़ी घात को देख लेते हैं और मैं से निकालने के लिए सबसे छोटी घात पता कर लेते हैं, तो ही हो जाता है हमारा उत्तर। कभी भी चाहे ए बी के रूप में दिया हो, ए बी, ए पर 2 की घात, बी पर 2 की घात, फिर ए पर 4 की घात, बी पर 3 की घात, फिर ए पर 2 की घात, बी पर 7 की घात। अब इस तरह संख्या दिया हो फिर पूछ ले तो क्या करते हैं हम, फिर भी जो भी बड़ी घात होता है उसी को हम लय से और छोटी घात को मैं से मान लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। एक सेनाधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। यदि वह यह भी चाहता है कि सेना ठोस वर्ग के रूप में हो, अर्थात जो कुल संख्या है उसकी सेना का उसे क्या बन जाए, ठोस वर्ग बन जाए, तो कम से कम कितने सैनिक होना आवश्यक है? 12, 15, 18, 20। 12, 15, 18, 20। ठीक, वो चाहता है कि चाहे वो 12 का पंक्ति बना दे, 15 का बना दे, 18 का बना दे और 20 का बना दे, तो कम से कम उसे कितना सैनिक चाहिए? अब प्लस और क्या हो, एक वर्ग भी हो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। 2 6 12, 15 नहीं कटेगा, 2 9 18, 2 2 20। फिर देखेंगे 2 से 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, 9 उतार लेंगे, 2 5 10। अब हम 3 से देखेंगे, 3 इकन्ने 3, 3 5 15, 3 3 9, 5 उतार लेंगे। फिर 3 से तो 3 इकन्ने 3, 5 उतर जाएगा। फिर 5 से 1 1 1 1। अब हम देखें, यहाँ देख रहे हैं कि 2 का जोड़ा लग गया, 3 का जोड़ा लग गया, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं लगा। तो जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसको हम एक बार और उतार लेते हैं। अब हम इसका गुणा कर देंगे तो ही हमको संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए, याद रखिएगा, हमेशा हम ऐसी संख्या गुणा करते हैं जहाँ हमको 0 मिल जाए तो गुणा करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो यदि हम 5 में 2 का गुणा कर दें, 5 दूना 10। अब 10 हो गया, 10 दूना 20, 3 30, 3 90, 25, 5 25 25, 3 75, दूना 150, दूना 300, 3 900। ठीक, कितना हो जाएगा हमारा 900। गुणा करने पर हमारा उत्तर आ गया 900। अर्थात यदि उसके पास कुल 900 सैनिक हो तो वह किसी भी पंक्ति में खड़ा कर सकता है और वह क्या बन जाएगा, एक ठोस वर्ग भी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक बागवान अपने बगीचे में कुछ वृक्ष लगाना चाहता है। यदि वृक्ष 35 या 14 या 21 की पंक्तियों में लगाने पर तथा पंक्ति में वृक्षों की संख्या समान हो और कोई वृक्ष नहीं बचता हो, ठीक, पंक्तियों की संख्या भी समान है, और चाहे वह 35 की पंक्ति में लगाए या 14 की लगाए या 21 की लगाए, तो कम से कम कितने वृक्ष लगाए जाते हैं। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए कि पंक्तियों की संख्या भी बराबर हो तो हम क्या करते हैं, इसका लय से पता कर लेते हैं। तो 35, 14 और 21 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। 35, 14 और 21, तो 35 नहीं कटेगा तो 7 14, 21 नहीं कटेगा।
अब हम 5 से देखेंगे, 5 7 35, 7 नहीं कटेगा, 21 को ऐसे रख देंगे। फिर 7 से, 7 करने 7, 7 करने 7, 7 3 21। अब इनका हम आपस में गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पे जो आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। 5 दूना 10, 7 70, 3 21, 210, ठीक, 7 3 21, तो 210। तो उसके पास कुल उसने कम से कम कुल कितने वृक्ष लगाए हैं या लगाए जाते हैं? 210। तो वृक्षों की संख्या 210 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी पैकिंग यूनिट में कुछ बुकलेट पैक की गई। शिंदे ने कहा कि अगर बुकलेट को 50 के बंडल में पैक करते हैं तो एक भी बुकलेट बाकी नहीं बचती। अफनान ने कहा कि अगर उन्हें 70 के बंडल में बांध दें तो भी कोई बुकलेट बाकी नहीं बचती। डॉन ने कहा कि जब बुकलेट 20 के बंडलों में बांधी गई तो भी एक भी बुकलेट नहीं बची। यदि सभी पैकर्स सही बोल रहे थे या सही बोल रहे हों तो उस पैकिंग यूनिट में बुकलेटों की न्यूनतम संख्या कितनी थी? बुकलेटों की संख्या बताना है कि संख्या भी सही हो और सभी पैकर्स की बातें भी सत्य हों। तो हम इसका लय से निकाल लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 50 70 20। 2 से काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ 35, यहाँ 10। फिर 2 से काट देंगे 25, 35 नहीं कटेगा, 2 पचे 10। फिर 5 से काट देंगे, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 5 से करने 5। अब कोई संख्या किसी से नहीं कटेगी। अब इसका हम गुणा कर देंगे, 5 दूना 10, दूना 20, 25 100, 7 700। इनका गुणा कर देंगे हम 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। तो 2 दूना 4, 25 20, 25 100, 7 700। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 700, अर्थात बंडलों की संख्या कितनी थी? 700 थी। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो कोई फर्श है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर का है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर का है। तो वर्गाकार टाइल लगाना है। याद रखिएगा, जब भी वर्गाकार टाइल लगाना हो, ऐसे प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले हम क्या पता करते हैं? सबसे पहले हम इनका मैसा पता करते हैं। मैसा का तात्पर्य होता है जब हमको मैसा पता चल जाएगी तो टाइल्स की एक भुजा पता चल जाएगी। तो हम इसका महत्तम समापर्थ निकालेंगे, तो इसको क्या कर देंगे, हम सेंटीमीटर में बना लेंगे। तो हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर और हो जाएगा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर में 902 सेंटीमीटर। तो हम इसका निकाल लेंगे मैसा। एक बार जाएगा 902, 5 बच गया, फिर 1, 15 से 9 गया 615, फिर 902 को यहाँ रख देंगे। एक बार जाएगा 615, 12 से 5 गया 7, यहाँ बच गया 9, 9 से 1 गया 8 87, यहाँ बच गया 8 से 6 गया 287, फिर 615। तो हम देखेंगे 2 बार जाएगा, 2 7 14 हासिल 1, 2 8 16 1 17 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5। अब यहाँ 1 बच गया, 11 से 7 गया 4 41। अब 287 को हम यहाँ रखेंगे तो 4। अब देखेंगे इसका पार्ट में कितनी बार जा रहा है, तो 4 7 28, 280, 4 7 28 अर्थात 7 बार में पूरा कट जाएगा। 7 करने 7 7 चौक 28 पूरा कट गया। तो हमको में से क्या मिल गया, 41 मिल गया, अर्थात जो उसकी भुजा होगी वह 41 सेंटीमीटर की होगी। तो अब हम टाइलों की संख्या निकाल लेंगे। तो 1517 गुणे 92 बटे 41 गुणे 41, ठीक। अर्थात टाइलों की संख्या बराबर टाइलों की संख्या बराबर, अब 41 से काटेंगे तो 41 तियाँ, 41 तियाँ यहाँ देखेंगे हम, 40 तियाँ 120 और 1 123, तो 123 है, 123 या 151 है। तो 11 में से 3 गया 8 और 4 में से 2 गया 2, 28 बच गया।
अब 28 के आगे 7, यहाँ 7 है, 287, तो फिर 41, जैसे यहाँ 7 बार गया था उसी तरह से यहाँ 7 बार में पूरा कट जाएगा, 37 हो जाएगा। अब फिर हम देखेंगे 41 से इसको काटेंगे तो 902 है ये, 902, तो 41 दूना 82, 8 बज गया, 41 दूना 82, 37 गुणे 22, 37 गुणे 22। अब देखेंगे 37 दूना 74, 74 के 4 हासिल 7, 37 दूना 74 और 7 81, 814। तो कुल टाइलों की संख्या कितना हो जाएगी? 814 टाइल्स लगेंगे। याद रखिएगा, जब भी टाइल्सों की संख्या पता करना हो तो हम क्या पता करते हैं? मैसे पता करते हैं। उसके बाद यह 41 गुणे 41 क्यों किया गया? क्योंकि मैसे की जो भुजा होगी तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 41 गुणे 41 कर देंगे तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और ये क्या है? पूरा क्षेत्रफल है। ये क्या है? पूरा क्षेत्रफल है। तो हमारा हो जाएगा 814 टाइल्स। अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।